गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम 10th चैप्टर जो है 11th के मैथमेटिक्स का वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस के बारे में हमने इसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसमें पढ़नी है। इस चैप्टर में हमने काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया, ये 2-3 फार्मूले वहाँ पढ़े हैं, उनके प्रॉब्लम्स वहाँ पढ़ी हैं, सॉल्व की हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ रिकॉल करा देता हूँ। एक ब्रीफ रिकॉल रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ब्रीफ रिकॉल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर आपके पास दो पॉइंट हों P x1 y1 प्लेन में और दूसरा पॉइंट Q x2 y2 इस प्लेन में, तो P से लेकर Q तक का डिस्टेंस, the distance between 2 points P x1 y1 and Q x2 y2 is given by square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1। दिस इज आंसर। ये फार्मूला आपने, इसके काफ़ी क्वेश्चंस भी आपने पढ़े 10th स्टैंडर्ड में, तो ये आपको याद रखना है। ये नोट्स बनाओगे तो शुरू में जब स्ट्रेट लाइन के नोट्स बनाने हैं आपने, तो स्टार्टिंग में ये फार्मूला लिख देने हैं ताकि नटशेल में आपको याद रहे। उसके बाद सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है? सपोज करो दो पॉइंट्स हैं A x1 y1, दूसरा B x2 y2। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट C जो है वो डिवाइड कर रहा है m:n रेशो में। मींस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m और यहाँ से यहाँ तक का n। तो इस C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये C पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point C dividing the join of P x या A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m:n। m पार्ट्स यहाँ, n पार्ट्स यहाँ। तो डिवीजन दो तरह की होती है। पहली इंटरनली, डिवाइडिंग इन द रेशियो दिस इंटरनली, और ये हो गई इंटरनल। ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकती है। देखें, मैं बताऊंगा आपको, ये है A x1 y1, यहां पर है B x2 y2, और डिवाइड करने वाला पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो बाहर है, ये C। रेशो यही का मतलब A से लेकर C तक m और B से लेकर C तक n। यहाँ भी A से, जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है, A से C और C से B m:n, तो A से C से B m:n। इसको एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं इसकी। और ये है एक्सटर्नल डिवीजन बाई C, क्योंकि यहाँ B इंटरनल डिवाइड कर रहा है लेकिन C एक्सटर्नल। तो हम C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, हमें गिवन जो है वो A और B है। तो जब इंटरनली डिवाइड करें तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं mx2 + nx1 / m + n
my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। इंटरनल डिवीजन में ये कोऑर्डिनेट रहते हैं, और जब एक्सटर्नल हो जाए एक्सटर्नल में m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। आपने ये 10th में पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा होगा शायद। तो यहाँ कोऑर्डिनेट 3D ज्योमेट्री अभी पढ़नी है आपने, 1-2 चैप्टर के बाद शायद 12 चैप्टर या 13 चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। उसमें मैं एक्सटर्नल वाला सेक्शन फार्मूला दोबारा पढ़ाऊंगा। डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन, ये प्लेन में पढ़े आपने 10th क्लास में। यहाँ 2 ही कोऑर्डिनेट होते हैं। जब 3 कोऑर्डिनेट हो x y z किसी भी पॉइंट के, उसको स्पेस कहते हैं या 3 डायमेंशन कहते हैं, उसके लिए ये तीनों फार्मूले आपने दोबारा पढ़ने हैं। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए थे, तो मैंने जस्ट आपको रिवीजन कराई। डिस्टेंस फार्मूला क्या है और सेक्शन फार्मूला क्या है। नेक्स्ट आता है कुछ नोट। एक नोट आप यहां रख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट हमेशा इंटरनल डिवीजन करता है, और वो डिवीजन बराबर होती है m/m और n/n और 1:1। 1:1 है तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, m की जगह 1 n की जगह 1। सो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो a और b को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। कभी भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, दोनों कोऑर्डिनेट्स के जो एब्सिसा हैं और जो ऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करें। नेक्स्ट इज एरिया। एरिया फॉर एक प्लेन में अगर ट्राइंगल है A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3, तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 is given by 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y। दिस इज द फार्मूला फॉर एरिया। ठीक है, कि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं तो आप इसमें मॉड भी ले सकते हो, या बाद में भी आप लिख सकते हो। अगर इसकी कैलकुलेशन नेगेटिव आए तो आप लिख सकते हो सिंस एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आप पहले मॉड ले लो तो कैलकुलेशन आनी पॉजिटिव है, एरिया क्योंकि नेगेटिव नहीं होता है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर एरिया। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो, ये नोट, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो सो इट मीन्स वो एक ही लाइन पर होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो फिर इनकी ट्राइंगल नहीं बन सकती है। कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनेगी। ट्राइंगल नहीं बन रही है मींस एरिया ट्राइंगल का कितना होगा? 0, क्योंकि अगर ट्राइंगल बन जाए, छोटे से छोटे ही बने तो कुछ ना कुछ एरिया उसका जरूर होगा। लेकिन यहां ट्राइंगल नहीं बनेगी जब कोलिनियर पॉइंट्स हो, इट मींस एरिया 0 होगा। तो 3 पॉइंट्स A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 are collinear if delta is equal to 0, that is x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं, तो यहाँ भी अभी आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ो, वहाँ भी क्वेश्चन करेंगे इस तरह के,
फिलहाल स्ट्रेट लाइन के लिए ये टॉपिक आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट होता है, एक डेफिनेशन है लोकस, लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, किसी भी प्लेन में ये एक पॉइंट है 1 3, तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। लेकिन अगर मैं वेरिएबल्स रख दूं तो पॉइंट p x y रख दूं तो x और y की वैल्यू चेंज करते जाए तो पॉइंट चेंज होता जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने x की 1 रखी, y की 2 रखी, सो 1 और 2 ये पॉइंट यहां होगा। x की वैल्यू 2 कर दूं, y की वैल्यू 1 कर दूं तो यहां होगा। x की वैल्यू 2 कर दूं, y की 0 कर दूं तो यहां होगा। मीन्स आप इसकी वैल्यू चेंज कर दो, ये p पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव करते टाइम ये जो रास्ता ट्रेस करता है इसको लोकस कहते हैं। ये रास्ता जो इसने ट्रेस करना है वो किसी तरह का भी पॉइंट हो सकता है, डिपेंड करता है एक्स वाई में क्या रिलेशन है। सो लोकस की डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, इट इज द पाथ, पाथ होता है रास्ता, ट्रेस्ड बाय a moving point under certain condition। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बन गई कंडीशन, तो ये सर्कल बनेगा। अंडर कुछ निश्चित कंडीशंस होती हैं, अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो इसको लोकस कहते हैं। तो ये जो कंडीशन आती है इक्वेशन की फॉर्म में, इसको इक्वेशन ऑफ लोकस कहते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वेशन ऑफ लोकस। इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन, मैंने पहले ही बता दी थी आपको, जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, इन एक्स एंड वाई विच इज सेटिस्फाइड which is satisfied by each point on the locus। क्योंकि इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट मूव किया था, तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह की जो इक्वेशन बनती है उसको इक्वेशन ऑफ लोकस कहते हैं। तो ये कुछ रिवीजन थी, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद अब हम 12th का जो 11th का जो आपका सिलेबस है स्ट्रेट लाइंस का, ये रिवीजन के बाद वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन भी कहते हैं इसको और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन प्लेन में, प्लेन तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच की जगह को कहते हैं, ये ओरिजिन है। तो कोई भी एक लाइन एल है, एल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है इसको इंक्लाइनेशन कहते हैं। क्योंकि ये एंगल इधर भी बना रही है पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ इधर भी बना रही है, इधर भी, वो नहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस तरफ भी एंगल बना, इधर भी बना, वो नहीं। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे होता तो क्लॉकवाइज, वो नहीं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो बनाती है उसको हम थीटा कहते हैं, और इस थीटा को हम इंक्लाइनेशन कहते हैं। सो द एंगल मेड बाय अ लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस measured anti-clockwise is called या is known as inclination of the line और angle of inclination। तो inclination कैसी हो सकती है, just like ये ग्राउंड ये यहाँ लाई है तो 0, फिर ये ऊपर ऊपर पॉजिटिव एंगल बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा यहाँ तक 180। तो ये क्लियर है कि इंक्लाइनेशन जो है वो हमेशा मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम 180 डिग्री इसके बीच में ही होगी। इंक्लाइनेशन कोई बोले 210 डिग्री आई, वो गलत हो रहा है। इंक्लाइनेशन 0 डिग्री से लेकर 180 के बीच में ही होगी। तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द एंगल से थीटा मेड बाय द लाइन, ये डायग्राम भी बनानी है आपने, द लाइन L
with positive direction of x axis and measured anti-clockwise is called the inclination of the, इसको इंक्लाइनेशन कहते हैं। उसके बाद नोट लिखना है क्लियरली, इंक्लाइनेशन थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो नेक्स्ट डेफिनेशन, स्लोप और ग्रेडियंट, slope or gradient of a non-vertical line। वर्टिकल लाइन ये हो तो उसके लिए नहीं, नॉन वर्टिकल लाइन कोई भी हो तो उसके लिए स्लोप या ग्रेडियंट किसको कहते हैं? सपोज करें एक लाइन जो है उसकी इंक्लाइनेशन थीटा है तब, और थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं हो, तब स्लोप को हम m से नोट करते हैं और डिफाइन करते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा नॉट इक्वल टू। स्लोप को, ढलान को स्लोप कहते हैं, तो मेजर करने के लिए ये डेफिनेशन, इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन देन टेंजेंट ऑफ थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द नॉन वर्टिकल लाइन, दैट इज थीटा नॉट इक्वल टू 90। थीटा 90 हो जाएगा तो फिर वर्टिकल लाइन हो जाती है, तो वर्टिकल लाइन, ये लाइन हॉरिजेंटल होती है, ये वर्टिकल होती है। इसने कहा नॉन वर्टिकल मींस वो सिर्फ 90 डिग्री नहीं हो सकता है थीटा, बाकी थीटा जो है वो 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, थीटा जो है 0 से लेकर 180 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, सिर्फ 90 की वैल्यू नहीं ले सकता। तो मैंने लिखा थीटा नॉट इक्वल टू 90 बिकॉज नॉन वर्टिकल लाइन के लिए ही स्लोप डिफाइन होता है। तो ये आ गई स्लोप की डेफिनेशन। कुछ चीजें यहां नोट करने वाली हैं, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो स्लोप कितना हो गया? tan 0। तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, या कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो वो उसके साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी तो उसका स्लोप 0 होगा। उसके बाद फॉर वाई एक्सिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मीन्स स्लोप हो गया tan 90, तो tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था नॉन वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप डिफाइन किया, जो वर्टिकल लाइन हो उसके लिए स्लोप की बात ही नहीं की मैंने। तो इंक्लाइनेशन और स्लोप, ये दो डेफिनेशन, इनके बारे में कुछ नोट्स वगैरह। तो ये था जब इंक्लाइनेशन पता हो तो आप स्लोप निकाल लेते हैं। सपोज करें आपको इंक्लाइनेशन का कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, a x1 y1 और b x2 y2 से पास हो रही है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? तो नेक्स्ट टॉपिक आप बन गया स्लोप ऑफ अ लाइन passing through two given points x1 y1 and x2 y2 is m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus, ये होता है स्लोप की डेफिनेशन, सॉरी स्लोप की कैलकुलेशन। अगर आपको इंक्लाइनेशन नहीं दी है लेकिन 2 पॉइंट्स दिए हैं जिन पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, तो ये फार्मूला है स्लोप फाइंड करने का। 2 पॉइंट गिवन हो लाइन के ऊपर के तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक रिमार्क है कि स्लोप अगर गिवन हो, 2 लाइनें हैं आपके पास L1 और L2, इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2, तो आपको लाइंस ज्योमेट्रिकली नहीं भी गिवन हो, आपको स्लोप गिवन हो तो आप पता कर सकते हो कि लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। सो 2 लाइंस विद स्लोप्स m1 and m2 respectively are first parallel to each other if
m1 इक्वल टू m2, अगर दोनों के स्लोप बराबर हों तो वो पैरेलल है। और दूसरा परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी। तो सबसे पहले रिवीजन कराई, जो थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 10th में पढ़ी थी उसकी। फिर इंक्लाइनेशन क्या होती है, इंक्लाइनेशन के बाद स्लोप 2 पॉइंट गिवन हो तो कैसे फाइंड करना है। उसके बाद जब स्लोप्स गिवन हो तो स्लोप्स की भाषा में कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस एंड कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लाइंस पैरेलल हैं, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये हमने कवर कर दिया। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप ये सारा रिवाइज करें, ये आप पढ़ें घर में आराम से। कल हम थोड़ा सा इसका 1-2 फार्मूला और पढ़कर तो हम इस पर स्लोप पर बेस्ड एक एक्सरसाइज होगी तो वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये अलग अलग तरह की जो टॉपिक हैं इसके वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।